हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हमने बनाई है केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर, ताकि आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। ये तीनों पोर्शंस एक ही वीडियो में बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि क्योंकि एमसीक्यूज फुली हमको नहीं मिले थे, किसी में से 5, किसी में से 10, किसी में से 15। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि क्या एक छोटी छोटी सी वीडियो बनाए, सारी एक में ही आ जाएंगी। और उसके पहले हमने एक बायोलॉजी की बनाई है, ठीक है, और उसके साथ साथ फिजिक्स भी हमने बना लिया। तो आज की जो टेस्ट है वो हमारी केमिस्ट्री, जो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर एमसीक्यू से। अगर आपको कोई भी क्वेरी अकॉर्डिंग एडमिशंस, अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट या कोई सी भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ इथाइल मॉलिक्यूल इज। क्या पूछ रहे हैं भाई, क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल बताओ। अभी मोल का फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? हमें दिया गया है 2.8 गिवन मास इथाइल का, ठीक है, ठीक है, 2.8। अभी डिवाइड किस पे करेंगे? हम डिवाइड करेंगे मोलर मास पे। इथाइल का मोलर मास क्या होता है? इथाइल का फॉर्मूला क्या आता है? C2H4। तो इसका जो मोलर मास निकलेगा ना, वो निकलेगा 28 ग्राम पर मोल। ये तो वो है ना, तो ग्राम पर मोल लिखता। 2.8 को 28 पे करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.1। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक हो गया जी। आई होप सो आपको समझ में आ गई हो चीज़ें। इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, कभी मोल्स पूछेगा, कभी पार्टिकल्स पूछेगा, कभी मोलर मास पूछ सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ हम बताते जाएंगे कि किसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए आपको। उसके बाद अच्छा, 2.8 gram of H2SO4 has been dissolved in excess of water to ionize it completely. How many number of hydrogen ions it will yield? अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको। देखें अभी आपके पास क्या है कि मोलर मास इसका क्या बनेगा। पहले तो हम ये निकालते हैं। मोलर मास आपको निकालना आता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 98 निकलेगा इसका, ठीक है। क्या निकलेगा? 98 निकल गया। उसके बाद गिवन आपके पास जो मास है वो 9.8 है। अभी इसको मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास कर दें। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, मैं फिर से नहीं लिख रही। 9.8 डिवाइड बाय 98, क्या बच जाएगा आपके पास? 0.1। आई होप सो आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। ठीक हो गया जी, ये हो गया। अभी हमारे पास अभी पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसको डिसोसिएट करना है बेसिकली हमको। तो डिसोसिएट करने के लिए उसकी इक्वेशन क्या होती है? अभी किस तरह से हम इक्वेशन लिखेंगे? H2SO4, ठीक है। इसको डिसोसिएट किया तो ये 2 हाइड्रोजन में हो गया, 2 हाइड्रोजन में हो गया। उसके साथ साथ इसने दिया SO4-2, इसको छोड़ दे। काम की ये है चीज़। कितने दिए हमें? 2 हाइड्रोजन दिए हमका। ठीक हो गया जी। अभी जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो बचे ना, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे। और नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास होंगे, इसको क्या करेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर देंगे। 0.1 कहाँ से आया भाई? 0.1 तो वहाँ से ही आया ना, जो हमने मोल्स निकाले थे। तो ये आ गया 0.2। समझ बात आ गई? 0.2 हमारे पास ये आ गया। अभी 0.2 के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन अभी मालूम होंगे हमारे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला है ना, आपको पता है कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा हमारे पास? एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक हो गया जी। आप कॉपी पे कर लीजिएगा, ये बिल्कुल रफ वर्क है। तो इसलिए हमें यहाँ से मालूम चला कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 को,
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.2044 इंटू 23। ठीक हो गया जी। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 6.9 ग्राम of sulfuric acid will yield 1.204 into 10⁻23 हाइड्रोजन आयंस। क्लियर? ओके, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन जब मैं बताती जा रही हूँ ना, रफ करते जाइएगा। नेक्स्ट MCQ आ गया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में बॉइलिंग वाटर क्या होता है आपके पास? तो वो होता है हमारे पास 373 केल्विन। अगर से इसको ही हम सेल्सियस में करें ना, तो वो यहाँ पे आपके पास 100 सेल्सियस होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 100 सेल्सियस पे अगर सेल्सियस स्केल है, अगर केल्विन स्केल है तो 373, क्योंकि 100 में 273 प्लस करेंगे तो 373 आ जाएगा ना। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट MCQ, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ए ऑप्शन। ठीक, सॉरी, करेक्ट कर देना पहले। हाँ, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कॉलियंस इज नोन एज। उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट MCQ आ गया, द गेज लॉ इन विच द प्रेशर इज। प्रेशर जब भी केप्ट कांस्टेंट आ जाए ना तो चार्ज लॉ, बिल्कुल ये भी सादे से ही। द प्रेशर 14.7 PSI इज इक्वल टू। तो PSI का क्या होता है? बेसिकली वो होता है पाउंड्स पर इंच। ठीक है, तो 14.7 जो PSI होता है ना, वो बराबर होता है या तो 1 ATM के, ठीक है, या अगर पास्कल की वैल्यू ली जाए तो वो होती है 101325। ठीक हो गया जी। तो लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, लेकिन आपको पास्कल की वैल्यू भी आनी चाहिए क्योंकि वो भी पूछ सकता है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ 4f ऑर्बिटल वुड बी। तो इसका इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम रेंजेस होती है ना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब जाती हैं। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास 7 ओरिएंटेशन होती है, 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है हमारी 4f में। तो इसलिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। आप अगर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को देखें तो इसकी ओरिएंटेशन ज़्यादा ये हो नहीं सकता, लेकिन ऑप्शन बी और डी की तरफ जाएं आप तो इसमें 7 ओरिएंटेशन है। लेकिन आप सोचेंगे कि डी क्यों? क्योंकि ये माइनस से पॉजिटिव तक जा रहा है, ये माइनस से पॉजिटिव तक जा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यूज सही पुट नहीं की। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 करेक्ट वैल्यूज है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सो ये थे कुछ MCQ केमिस्ट्री के। अभी चलते हैं हम इंग्लिश की जानिब। ठीक हो गया। कुछ MCQ ऐसे होते हैं जो आपको समझने से ही आ जाते हैं, तो इंग्लिश की कहानी भी उस तरह से ही होती है। बेशक आपको ग्रामर आनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से कभी कभी आप जब बचपन से हम पढ़ते आ जाते हैं, कुछ MCQ ऐसे होते हैं जो हमको कॉमन सेंस से आ जाते हैं। सो यहाँ पे बोल रहे हैं चूज द करेक्ट सेट ऑफ प्रपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सिंस शी बिलीव्ड डैश हर एबिलिटीज, कि उसको क्या है? बिलीव है अपनी एबिलिटीज में। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट सेट जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद चूज द सेंटेंस द करेक्ट यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की किस तरह से सही बैठती है इस पे। सो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई दे रहा है कि माई बेड इज बिगर देन माई डेस्क, कि मेरा बिस्तर मेरी मेज से बड़ा है। डेस्क का मतलब क्या? मेज होगा ना, कि मेरा बिस्तर मेरी मेज से बड़ा है। देन चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू अंडरलाइन द फ्रेज इन द सेंटेंस। द फायरमैन टुक सेवरल हैश टू पुट आउट द फायर। इससे बाजतर हम कौन सा वर्ड या फ्रेज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। अभी थोड़ा सा समझें इसकी जो
इसकी जो पूरे सेंटेंस की माना बन रही है ना, वो बन रही है कि फायरमैन को आग बुझाने में कई घंटे लगे। तो यहाँ पे प्यारा सा कौन सा वर्ड बैठ रहा है, वो बैठ रहा है एक्सटिंग्विशर। द फायरमैन टुक सेवरल हावर्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। सेम हो जाएगी, सेम चीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया जी। पंचुअल पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंचुएट कौन सी मतलब सही है, कौन सी पंचुएशन मार्क सही है आपके सेंटेंस में। अच्छा, सेंटेंस क्या है कि एक हैवी फॉग था मॉर्निंग में, सर्विस जो एयरपोर्ट की थी वो क्लोज हो गई। तो इसमें जो आपके पास पंचुएट सही किया गया है ना, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। उसमें कौन सी पंचुएशन यूज़ की गई है, दो पंचुएशन, एक यहाँ वाली और एक यहाँ वाली। यहाँ वाली को हम बोलते हैं सेमी कोलन और इसको हम पीरियड बोलते हैं, या आम ज़बान में हम इसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ये चीज़ें आ गई, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिविंग वर्ड। कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है गिविंग वर्ड की। ठीक हो गया जी। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होती है ग्रीवस। ठीक है, इसका बेसिकली जो मतलब होता है ना, वो होता है सीरियस, या कोई सीवियर कंडीशन नहीं होती कि बोलते हैं कि उसकी जो डेथ हुई वो ग्रीवियस हुई, सीरियस हुई, इस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद complete the given sentence most appropriate pronunciation. Scientists dash are turning away from the crude mechanical ideas. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि जो साइंटिस्ट है वो खुद जो है ना तरबियत कर रहे हैं या खुद सोच रहे हैं, क्रूड मैकेनिकल आइडियाज़, ख्याल कर रहे हैं, उस तरह से खुद ही कर रहे हैं ना वो, तो देम सेल्फ होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द सिक चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 years। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। Our university has organized a conference to discuss the economical conditions of the country. So एरर स्पॉट करना है, तो एरर में ना मेरे ख्याल से देखें, अवर यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्गेनाइज, हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज की, क्या ऑर्गेनाइज की भाई, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की टू डिस्कस द इकोनॉमिकल। क्यों, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा। ठीक हो गया जी। चलते हैं हम नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के जानिब और इसके पर्टिकुलर रीजंस देते हैं कि आपको समझ में बात आ जाए। अच्छा, जिस तरह से ये मुझे समझ आया है ना, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। बाकी अगर आपको कोई अदर वे समझ आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप 5वें नंबर को देखें, जो हमारे पास जेड है ना, उसने खाकी कलर की पैंट पहनी हुई है, तो खाकी कलर की उसको शर्ट तो होगी नहीं, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में यही है कि जिसने पैंट जिस कलर की पहनी है उसके पास वो शर्ट है ही नहीं, सेम कलर्स की नहीं है। तो जिसने खाकी कलर की जिसने पैंट पहनी हुई है उसने खाकी कलर की, इट मीन्स शर्ट नहीं पहनी हुई। तो ये तो एक क्लियर हो गया। उसके बाद जेड डिड नॉट वियर द पिंक शर्ट। जेड वाले ने पिंक शर्ट नहीं पहनी। और वाई डिड नॉट वियर द ब्लू शर्ट, ये भी ठीक हो गया। सो हम ये करें कि अगर जेड वाले ने पिंक शर्ट नहीं पहनी और वाइट वाले ने ब्लू कलर की शर्ट नहीं पहनी, तो इट मीन्स जेड वाले ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा ये देखें, जेड वाले ने अभी ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, जेड इज इक्वल टू ब्लू। ओके हो गया। तो अभी वाई का जो कलर हो जाएगा ना शर्ट का, वो हो जाएगा वाइट। वाई का कलर जो हो जाएगा वो वाइट हो जाएगा, क्योंकि यही रिमेनिंग है, वाइट, वाई इज इक्वल टू वाइट। ठीक हो गया। क्योंकि उसने वाई ने क्या ब्लू नहीं पहनी थी तो क्या पहनी थी, वाइट पहनी थी। ठीक हो गया जी।
सो अभी हमारे पास ब्लू भी हो गया, वाइट भी हो गया, खाकी भी हो गया, कौन सा बचा? पिंक बचा। तो एक्स तो पिंक ही पहनेगा, एक्स तो पिंक ही पहनेगा। आपका एक्स पिंक पहनेगा? आपका एक्स पिंक पहनेगा? नहीं। ठीक हो गया जी। तो एक्स क्या पहनेगा? पिंक पहनेगा। ओके ओके जी। उसके बाद अभी हम आते हैं किसके जानिब? अभी हम आए इस चीज को देखें कि जो y है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि y डिड नॉट वियर द ब्लू पेंट। y ने ब्लू पेंट नहीं पहनी। हम अपने अंदाजे से बोल रहे हैं, y ने ब्लू पेंट नहीं पहनी, z ने खाकी पेंट पहनी है और y ने। सो इससे ये हो गया कि y डिड नॉट वियर द ब्लू पेंट। जो z है उसने खाकी पेंट पहनी है और y ने ग्रे पेंट पहनी है। उसके बाद ओनली रिमेनिंग कलर इज एक्स ब्लू। तो एक्स ब्लू आपके पास रिमेनिंग कलर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट बनेगा ना, वो ब्लू एंड पिंक बनेगा एक्स का। ठीक है, एक्स का कौन सा बनेगा? ब्लू और पिंक कलर। लेकिन फिर भी आप थोड़ा खुद जब कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे, तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया तो आप ये समझे कि हमें समझ नहीं आया क्योंकि टीचर ने हमें सही गाइड नहीं किया। इस तरह से नहीं होगा। जब आप खोल के देखेंगे एक एक चीज़ को, तभी आपको क्लियर होंगे। फिर यहाँ पे वीडियो पे आए, आपको फिर समझ में आएगा कि बेसिकली चीज़ क्या है जो मैं बोलना चाहती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग है ही लॉजिक का। और ये चीज़ समझे कि हर किसी का अपना अपना लॉजिक होता है। ज़रूरी नहीं कि मेरे लॉजिक के हिसाब से आपको समझ में बात आ जाए। आप अपने लॉजिक के साथ भी चीज़ समझ सकते हैं। फिर आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करें या मेरा लॉजिक इस्तेमाल करें, आपको आंसर आना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एमसीक्यू जो है ना, ये मेरे हिसाब से टफ था क्योंकि मुझे ही समझने में बहुत टाइम लगा, सीरियसली बहुत टाइम लगा है। और वहाँ पे जब एंट्री टेस्ट होती है, वहाँ तो पहले ही सर घूम जाता है, उसके बाद ऐसे सवाल आ जाते हैं तो फिर तो क्या ही बात हो गई। उसके बाद लुक केयरफुली द सीक्वेंस ऑफ द सैम्पल्स टू फाइंड दिस पैटर्न, सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न। करेक्ट पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये इस तरह है कि देखें, अभी इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका भी लास्ट, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो फर्स्ट हमारे पास ये आ गया, देन हमारे पास ये आ गया, देन हमारे पास ये आ गया, और चौथा जो क्वेश्चन मार्क वाला है उसमें ओ आ जाएगा, सर्कल वाला शेप। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट लॉजिकल। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑल मेन्स आर हार्ड वर्किंग, मतलब कि जो भी सारे मेन्स हैं वो सारे हार्ड वर्किंग हैं। सम मेन्स आर किंग, उनमें से कुछ हैं जो किंग्स हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि सारे जो मर्द हजरात हैं वो सारे हार्ड वर्किंग हैं। उन कुछ मर्द हजरात में से कुछ किंग्स हैं। तो इसका ये मतलब नहीं निकल रहा कि जो सारे हमारे पास मेंस हैं और सारे किंग्स हैं वो सारे हार्ड वर्किंग हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ऑल मेंस आर किंग्स। नहीं भाई, ऑल मेंस किंग नहीं है, किंग्स तो कुछ गिने चुने हैं। उसके बाद ऑल किंग्स आर हार्ड वर्किंग। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि सारे जो मर्द हजरात हैं वहाँ पे हार्ड वर्किंग है, कुछ उनमें से किंग्स हैं, तो उस हिसाब से सारे किंग्स भी हार्ड वर्किंग होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर जी। 3 स्टूडेंट X, Y and Z are participating 100 meter race. If X is faster than Y and Z runs faster than X, then who will win? तो जीतेगा कौन? तो देखिए, हमारे पास X जो है ना, X फास्टर दौड़ा है देन Y से ज़्यादा फास्टर दौड़ा है, तो मतलब Y तो होगा ही, ठीक है सॉरी। एंड Z रन्स फास्टर देन X, पर सबसे जो ज़्यादा तेज़ रन कर रहा है
वो जेड रन कर रहा है, क्योंकि जेड इज रन्स फास्टर देन द एक्स वाई से ज़्यादा था, लेकिन जेड एक्स से भी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इस तरह से समझे, अहमद, अली, अकबर 3 दोस्त थे। अली सबसे ज़्यादा दौड़ रहा है जो एक से, ठीक है, और जो हमारे पास अली से ज़्यादा दौड़ रहा है वो अकबर है। समझ रहे हो? यहाँ पे तक देखिए 3 दोस्त थे आपके पास, अली, अकबर और अहमद। अली है एक्स, वाई है अहमद और जेड है अकबर। ठीक है, अभी हमारे पास अहमद से अली ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, पर अकबर सबसे ज़्यादा दौड़ रहा है डबल एक्स की स्पीड से। तो इसलिए हमारा कौन जीत जाएगा? हमारा जीत जाएगा अकबर। कौन जीत जाएगा? अकबर। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। कोर सेक्शन, द गवर्नमेंट शुड मेक adequate arrangement in providing safe water. The people should be educated about the dangers of drinking polluted water. Which of the following suggests course of action? Logically word to the follow. कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा लॉजिकल है, कौन सा एक्शन ज़्यादा लॉजिकल है? तो ये ना दोनों चीज़ें सही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सफिशेंट अरेंजमेंट करनी चाहिए ताकि हमारे पास जो पानी आ रहा है, पानी प्रोवाइड किया जा रहा है वो सेफ़ है, और हमारे पास जो लोग हैं जो पानी पी रहे हैं उनको भी इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि जो साफ़ पानी है वो पिएं, क्योंकि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो हमारी हेल्थ के लिए जो है ना हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। देन स्टेटमेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेटमेंट, द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द लॉयल्टी बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन लो सुपर मार्केट इज कंसिडरेबल लोअर देन दोज इन अदर लॉयल्टीज. Which of the following answer choices correctly duplicate the cause and effect relationship between the two statement? कौन सा cause है और कौन सा effect है? cause है स्टेटमेंट नंबर 1 के मेजोरिटी जो पीपल है हमारी लॉयल्टी में वो हमारे लो इनकम से बिलोंग करते हैं, वो मिडिल क्लास है. द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इन लोकल सुपर मार्केट इज कंसिडरेबल लोअर देन दोज इन अदर लॉयल्टीज़, के जो इस हिसाब से लो इनकम वाले हैं तो इसलिए जो उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो भी कम है. तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक काज है, और सेकंड दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो इफेक्ट है उसका. तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू वांट more updates, more videos, then comment in the comment section or DM on Instagram. I will always there for you. तब तक के लिए thank you for watching this video.